इकोनॉमिक्स में ये होगा ओके, लेट्स स्टार्ट। तेरे को पता है क्या करना है? बैकग्राउंड क्या लगा है? नहीं नहीं नहीं, ये मत लगा बैकग्राउंड, ब्लैक लगा था बस। ब्लैक लगा सकता है? कौन लगाएगा? जाओ ऊपर, ऊपर जाओ ऊपर। यहाँ पे ब्लैक दिखेगा था। नीचे जब एग्जैक्ट सेट ब्लैक लगा था बस। और देख, ऐसे ऐसे होगा। चल, टाइम नहीं है। वेरी गुड इवनिंग।
हाँ कर स्टार्ट कर चल. Okay guys, let's start. मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे. Excuse me, miss. चलो. Starting. चल. Okay, on. Link. दिया. Okay, okay, okay. Okay, let's start. Everybody, let's start. So guys, today it's the first lecture of okay, I am going to start now. ये खबर सब जगह पे फैला दो. Okay, now नोट्स आपको दिए जाएगी बाद में. अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. जितने भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं उन पे सब पे शेयर करेगा. ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है अभी. आप सभी जानते हैं दिस इज एब्सोल्युटली फ्री लेक्चर फॉर एवरीबडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लासेस. आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम लोग आपका अच्छा वाला रिवीजन करा के देंगे. ओके, सो नाउ फोकस ऑन दिस. इट्स टाइम टू रिवाइज इकोनॉमिक्स. टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 से. चैप्टर 4 का फर्स्ट यूनिट और चैप्टर 4 में आप जानते हैं 5 यूनिट्स हैं, आउट ऑफ विच आज हम लोग 2 यूनिट्स तो पक्का ख़त्म करेंगे. ओके, ये रिविजन्स करते समय उम्मीद यही है कि वेन एवर यू डू दिस, एक्सपेक्टेड होता है कि आपने एफएम और इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ा है. अगर आप डायरेक्टली इससे स्टार्ट करो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा हर्डल लगेगा. आई एक्सपेक्ट यू हैव ऑलरेडी रेड दिस. ओके, आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा होना ज़रूरी है. इन केस यू हैव डन दिस तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन का फ़ायदा होगा. और मैंने ये रिवीजन करने के बाद में आपको जाकर इसको पढ़ना है. ओके, तो आपको वो जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करने में बहुत मज़ा आएगा. राइट, कल मैंने आपको EIS पढ़ाया था और वो आपने शायद से SM पढ़ाया था एक तो आपने वो पढ़ा होगा. ओके, धीरे धीरे करते 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 कुछ लाइव से हम लोग क्लास लेंगे, कुछ रिकॉर्डेड से होंगे, पर स्केड्यूल मैं ही आपका बनाऊंगा. आई विल मेक श्योर कि मैं 15-20 लेक्चर्स में आपका सारा EIS, SM, FM को खत्म करूंगा. ओके गाइस, सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द चैप्टर नंबर 4 एंड द इंटरनेशनल ट्रेड इस चैप्टर का नाम है. और इसमें सबसे पहला यूनिट आपके सामने थेरीज ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेड. ये है इंटरनेशनल ट्रेड. आप सभी जानते हो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में करते क्या है, हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट, हम लोग करते हैं इंपोर्ट. और ये सारी चीज़ों के ऊपर थेरीज में 5 आपको थेरीज दी हुई है. चैप्टर 1 नाम है इसका, यूनिट 1 है और नाम इसका थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो देखते दोस्तों ये 5 थेरीज जो है वो क्या थेरीज कहती है, बहुत ही समराइज में मैं आपको एक ही पेज में इस चैप्टर को अगले 10 मिनट में खत्म करवा के दूंगा. कॉन्सेंट्रेट करना, इतना करोगे तो आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे. सबसे अच्छी ब्यूटी होती है इकोनॉमिक्स के पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स से ज़्यादा का आता नहीं. दे गिव यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट हर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए होते हैं, इसलिए बहुत लिखना कंटेंट जरूरी नहीं होता है. जिस तरह से EIS और SM में आपको लेट के बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ती है बिकॉज क्वेश्चन ही 5 या 6 मार्क के लिए आते हैं. एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न क्वेश्चन आर कमिंग ओनली फॉर 2 मार्क्स, समटाइम्स 1 मार्क और समटाइम्स 3 मार्क्स ऑल्सो. तो इसलिए बहुत क्वांटिटी नहीं, आपका कंटेंट एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. बहुत भर भर के गर्दा करने की जरूरत नहीं, आप उतना ही लिखो जितना टू द पॉइंट है, आपको मार्क्स मिलते रहेंगे. और आप सभी जानते हो इकोनॉमिक्स को जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, वी मेक इट वेरी इजियर विद द हेल्प ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल एग्जांपल. आई विल मेक श्योर कि आपका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. ओके, अब बढ़ते दोस्तों आगे. सबसे पहले आपका मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ
इंटरनेशनल ट्रेड, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा जाता है कि हम कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ये थ्योरी का मानना है हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। बड़ा अजीब सा थ्योरी है। कहते हैं कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट पे भरोसा करो, ओनली नो। और फिर सवाल उठ रहा है कि इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। ये थेरीज कहते हैं, ये थेरी कहती है कि आप एक्सपोर्ट करो और जो पैसा आपको प्राप्त होगा उससे आप क्या करो? वैल्यूएबल गोल्ड्स, वैल्यूएबल आप डायमंड खरीद लीजिएगा। ये इस थेरी का मानना है। आपके पास में जिंदगी में ये कहते कि एक्सपोर्ट से जो पैसा प्राप्त होगा ना, उससे आपने बहुत ज्यादा गोल्ड और बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें आपने खरीदना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर, आपने डायमंड खरीदना चाहिए। और इनका मानना है चांदी खरीदना चाहिए। और ये थ्योरी ये भी कहती है जिसके पास ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री को बहुत अमीर माना जाता है। इसलिए थ्योरी है, पर प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा नहीं होता। आज इंडिया इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट भी करते हैं। पर ये थ्योरी का मानना है ऐसे। ये थ्योरी यहाँ पे इतना ही कहती है, आप देख सकते हो ये थ्योरी यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझेगा। ये लिख रहा है, mercantilists also believe that more gold and silver a country accumulates the richer it becomes। उनका मानना है कि आप जितना ज्यादा वो करोगे, क्या बोलते हैं आप, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे आपके पास उतना ही गोल्ड आएगा, उतना ही सिल्वर आएगा और आप उतने ही अमीर माने जाओगे। यहाँ पे ऐसा उन्होंने लिखा है। ये थ्योरी का मानना है कि बेस सर्व बाय, वो बोलते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, द प्रीमाइज दैट नेशनल वेल्थ एंड पावर आर द बेस सर्व बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड कलेक्टिंग व्हाट प्रीशियस मेटल्स। इनका बोलना है एक्सपोर्ट करो और जो पैसा आएगा उससे अपने प्रीशियस मेटल्स कमाना चाहिए, यानी कि गोल्ड और सिल्वर का खजाना जमा करना चाहिए, तो आपकी कंट्री बहुत ही ज्यादा अमीर मानी जाती है। प्रैक्टिकल जीवन में ये थियरी मुझे बहुत समझ में आती नहीं है, बिकॉज ये बहुत मुमकिन नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर पाए और जीवन में इंपोर्ट ही नहीं कर पाए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया बना नहीं सकती है वो तो जाहिर सी बात है हमें इंपोर्ट ही, वो बात और है कि हमें लगता है बहुत एक्सपोर्ट करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल जस्ट टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट। बिकॉज कुछ चीज़ें, जैसे एग्जांपल आज भी मोबाइल फ़ोन है और आज भी बहुत सारी कारें हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, बिकॉज इंडिया में वो बनती ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये कॉन्सेप्ट का नाम है और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज का, आप समझने की कोशिश करना। यहां पे ये है कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। यहां पे लिखा है व्हीट और यहां पे लिखा है क्लोथ। ये थ्योरी कहती है, अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो यहां पे लिखता है कि कंट्री ए जो है 1 घंटे में मान लीजिए 6 बनाती है व्हीट, और कंट्री बी जो है 1 ही बनाती है, मतलब कंट्री बी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और अगर मैं क्लोथ के बारे में बात करता हूं तो कंट्री बी थोड़ा सा सुपीरियर नजर आता है, बिकॉज वो 5 बनाता है और ये केवल 4 बनाता है। इस बातों को अगर मैं देखता हूं तो आपको क्या लगता है? कंट्री ए जो है वो गेहूं बनाने में अच्छा है, कंट्री बी जो है वो कपड़े बनाने में अच्छा है। तो ये थ्योरी कहता है कि हम लोग सिर्फ कंट्री ए ही व्हीट बनाएगा और कंट्री ए ही क्लॉथ बनाएगा, ये कहना गलत है। कंट्री ए को जो अच्छा आता है वो गेहूं है, वो गेहूं पे फोकस करे। कंट्री बी को कपड़े बनाना अच्छा है, उसने कपड़े बनाए, तो वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। एक बनाएगा गेहूं बना के एक्सपोर्ट करेगा और ये बनाएगा कपड़े, वो एक्सपोर्ट, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ये करेगा एक्सपोर्ट और ये भी करेगा, ये करेगा गेहूं एक्सपोर्ट, ये करेगा कपड़े, तो दोनों ऐसा ऐसा करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसको ये नाम क्यों दिया है? दोनों के पास में एक एक चीज का एडवांटेज है। कंट्री ए के पास में गेहूं का और कंट्री बी के पास में कपड़ों का एडवांटेज है। जिसके पास जो एडवांटेज है उसने वही करना चाहिए, दूसरी चीजों को नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एब्सोल्यूट एडवांटेज। और ये थ्योरी यहां पे खत्म हो जाती है। ये हमारा दूसरा पार्ट अब आज खत्म हुआ। क्या बोलते हैं यहां पे, बोलो? जो चीज में जो अच्छा होगा उसने वही करना चाहिए। ये थ्योरी हाउली थी। ये क्या बोलती है? सारा काम मैं ही करूंगा, मतलब मैं ही सब एक्सपोर्ट करूंगा। ये नीतिमत्ता से नहीं, ये बोलता है जो तुझे अच्छा आता ना वही तो एक्सपोर्ट कर, बाकी एक्सपोर्ट ना कर। ओके गाइस, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये बड़ा ही बेकार सा सिचुएशन है। एक कंट्री है जो बड़ी हलकट टाइप की है, यानी कि ये समझो कंट्री बी है और कंट्री ए है। अब कंट्री ए जो है ना वो 6 गेहूं बनाती है, कंट्री बी तो सिर्फ 1 ही बनाती है 1 घंटे में।
कंट्री जो ए है वो कपड़े 1 घंटे में 4 बनाती है, ये तो सिर्फ 2 बनाती है। मतलब कंट्री भी इतनी पथेटिक है, इतनी वाहियात है, इतनी छिचोरी है, ना वो गेहूं में अच्छी है ना कपड़ों में अच्छी, वो किसी लायक नहीं है। अब क्या करें, अब अगर हम लोग थ्योरी बी मानते हैं तो थ्योरी बी यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे, ऐसा ऐसा हो रहा नहीं, ये तो ऐसा ऐसा होगा, मैं ही कपड़े एक्सपोर्ट, मैं ही, तो ऐसा ऐसा होगा, पर ऐसे ऐसे कैसे होगा? इसलिए वो क्या बोलता है पता है क्या, अगर ये वाली थ्योरी, अगर ये वाला अगर एग्जाम्पल मैं थ्योरी बी में डालता हूं तो थ्योरी बी क्या बोलेगा, यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में यहाँ पे तो एडवांटेज वाली पोजीशन ही नहीं बनती है, यहां पे तो क्या है, ए कंट्री दोनों में भी सुपीरियर है, तो ए क्या बोल रहा है, बी वाला घटिया जरूर 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 है, पर जहां पे वो कम घटिया है उसने वो काम करना चाहिए। अगर मैं यहां पे देखता हूं ये 6 बनाता है, ये 1 बनाता है, यानी कि ये 16.16%, उससे अगर ये 100% है तो कंट्री भी जो है 16.66% है, और ये 4 बनाती है, ये 2 बनाती है, ये 50% घटिया है, यानी कि ये 100% है तो ये 50% है, ये 100% है तो 16, यानी कि अगर मैं देखता हूं तो कंट्री बी की क्षमताएं जो है कपड़े बनाने में एटलीस्ट बेटर है कंपेयर टू गेहूं, बिकॉज वो गेहूं तो बहुत ही गिरा हुआ है और कपड़ों में एटलीस्ट थोड़ा बेटर लगता है। तो बताओ क्या करना चाहिए ऐसे केस में? तो पक्की बात है कंट्री ए ने तो गेहूं बनाना चाहिए, तो कंट्री ए क्या बनाएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और कंट्री बी ने गेहूं तो सोचना ही नहीं चाहिए, वैसे तो कंट्री बी तो दोनों में घटिया है, पर दोनों में से कम घटिया जो है वो कपड़ों में है, तो कम से कम कपड़ों में उसका थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है, तो उसने क्लोथ बनाना चाहिए। अब समझ गए इसको? इसका नाम क्या हुआ? कंपेरेटिव। नाम में लिखा कंपेरेटिवली वो किस में अच्छा है, कंपेरेटिवली वो कपड़ों में अच्छा है। कौन? बी। तो बी ने क्या बनाना चाहिए? कपड़े। बी बनाएगा कपड़े, ए बनाएगा गेहूं, दोनों भी ऐसे ऐसे करेंगे। बट ये एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली थ्योरी नहीं है, ये कंपेरेटिव है। यहां पे जो कंट्री भी दोनों में भिखारी है, दोनों में वाहियात है, दोनों में पथेटिक है, तो पथेटिक किस में कम ज्यादा, किस में कम पथेटिक है? कपड़ों में, तो कपड़े बनाएगा वो। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस, कम ऑन एवरीवन। ओके फाइन, आगे बढ़ेंगे। ये है हो, इस थ्योरी का नाम है ओह, इसको एचओ बोलो या फिर इसको ओह बोल सकते, ओह ओह थ्योरी, एच ओ थ्योरी। ये थ्योरी करता क्या है? ये थ्योरी अच्छा थ्योरी है। ये थ्योरी क्या बोल रहा है पता है? ये थ्योरी कह रहा है कि कुछ कैपिटल होते हैं और कुछ कहाँ लिखा है वो, कुछ कभी कभी कुछ कंट्रीज कैपिटल ओरिएंटेड होती है, कुछ कंट्रीज जो होती है वो थ्योरी ओरिएंटेड होती है। अब मैं बताता हूँ, एक होता है कैपिटल ओरिएंटेड। कैपिटल का मतलब क्या है? जिसके पास में पैसा बहुत है। अब एक होता है कैपिटल वाली और एक होती है लेबर वाली। अब क्या है, कैपिटल वाली कंट्री जो होती है ना, एग्जांपल यूएसए, इनके पास में इतना पैसा है, वो बात और है, पॉपुलेशन में हम आगे हैं, इंडिया का तोड़ नहीं है। मतलब इंडिया तो बहुत जल्दी, अभी तो 2 है, अब बहुत जल्दी चाइना को भी पछाड़ के हमारी क्षमताओं को आगे ले जाते हुए हम लोग इंडिया में हम लोग जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेके सबसे आगे बढ़ेंगे। बताओ आपको क्या लगता है, मैं सही कर रहा हूं? हमारा ग्रोथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो अब क्या हुआ ना बच्चों, इसमें क्या हुआ, अब एक यूएसए जो कैपिटल में अच्छा है, एक है जो इंडिया जो लेबर में अच्छा है। तो अब क्या हुआ है, इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग यूएसए को ये बोलते हैं, एक काम करें आप उन चीजों को बनाइए जिसको बनाने के लिए इंसान नहीं, कैपिटल नहीं, पैसा ज्यादा लगता है। हो सकता है वो बनाने के लिए, वैसे रिसर्च करने के लिए आपको कैपिटल ज्यादा, तो आप क्या करो, उन चीजों को बना के एक्सपोर्ट करो। ये उन चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, बोलो कौन सी? जिसमें कैपिटल ज्यादा लग रहा है। और ये लोग उन चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे जहां पे लेबर लगता है। जैसे एग्जांपल, कोई कश्मीर की शॉल बनती है। अब कश्मीर की जो शॉल बन रही है, वो शॉल बनाने के लिए आपके पास में पैसों की बात नहीं, वो फैक्ट्री में बनती नहीं, वो क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जो होता है वो वाले काम। इसलिए इंडिया में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम बहुत एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज यहां पे, बोलो भाई, लेबर, हमारे पास बहुत लेबर है, तुम एक मांगो हम 10 देंगे। तो यहां पे एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम पूरा एक्सपोर्ट मारते हैं, बिकॉज यहां पे लेबर, कारागिर वाला काम पूरा हम लोग करेंगे, कोरीव काम, तो वो सब काम हम लोग इंडिया वाले बेस्ट करते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में आईटी कंपनी, आईटी सर्विसेज, जहां पे लोग, इसीलिए दोस्तों इंडिया में कौन सी कंपनीज है, टीसीएस, ये इन्फोसिस, ये सब क्या करते हैं, यहां पे क्या है, ये लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते,
ये लोग दूसरे यूएसए की जो कंपनीज है, इंडिया की आईटी कंपनी, उनको सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज देते हैं। कभी भी यूएसए के लोग हमें इंसानों वाली, कॉल सेंटर वाली और बीपी वाली सर्विस नहीं दे सकते, बिकॉज उनके इसमें लोग ही नहीं है। वो किसके दम पे आगे है? पैसे के दम पे। जहां पे जो चीज बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, बहुत बड़े बड़े रोबोट्स लगते हैं, बहुत पैसा लगता है, ऐसी चीजों वो एक्सपोर्ट करते हैं। एबल टू अंडरस्टैंड दैट? तो दोस्तों ये होता है, कैपिटल वाले उन चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे। बोलो कौन सी चीजों को? जिसको बनाने के लिए लेबर कम लगते होंगे पर पैसा ज्यादा लगता है। और इंडिया के लोग क्या एक्सपोर्ट करेंगे? चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हैंडलूम हो, चाहे वो आईटी के सर्विसेज हो, हम लोग वो सब एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इंडिया से ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे मोबाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, उनसे कार इंपोर्ट कर लेते हैं, उनसे रोबोट इंपोर्ट कर लेते हैं, उनसे हवाई जहाज बनाने वाली चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट इंडिया में बनती नहीं है। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इंसान नहीं लगते, बहुत बड़े बड़े औजार चाहिए, बहुत बड़े बड़े कैपिटल चाहिए। तो इसलिए हम इंडिया में उसकी मेकिंग होती नहीं। हम इंडिया सारा जो लड़ाई के लिए जो चीज़ें लगती है, वेपन्स जो लगते हैं, वो हम लोग पूरा, तो आप जानते हैं, पूरा इंपोर्टेड माल है, अपने पास में खुद का तो कुछ है नहीं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबॉडी। हमारे इस लेक्चर के बारे में आपको कोई भी डिटेल शेड्यूल चाहिए तो शेड्यूल की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्वप्निल पटनीस क्लासेस। हमारे जो और भी जो लेक्चर्स होंगे और जिनकी पीडीएफ्स होंगी, उसका डेटा भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलने वाला है। कल सवेरे ऐसा होने वाला है, आई थिंक कल ही, आई गेस, पूजा मैम जो है वो इनकम टैक्स के लेक्चर से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे उनके बैच का टाइम 11:15 बजे रखा है। और अंकिता मैम जो है वो 21 से, कल 21 है क्या? आज कल 21 तारीख से अंकिता मैम जो है वो मॉर्निंग में 10 से 11 लॉ लेंगे और 11:15 बजे टैक्स, यानी कि ग्रुप 1 मॉर्निंग में चालू हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन है तो। ये सारे लेक्चर के लिए सूचना आपको पहले से दिए जा रहे हैं। ये लेक्चर अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपने पहले से हो सकता है क्लासेस ना ली हो किसी से, या जिस जगह से ली उन्होंने आपके साथ हादसा करवाया है, तो उन क्लासेस वालों को डायरेक्टली ये समझ में आएगा जरूरी नहीं, बिकॉज आपके कंसेप्ट बेसिकली हम लोग मानते हैं कि थोड़ा बहुत आपने पहले से पढ़ा है, फुल कोर्स कहीं तो लिया हुआ है, बाद में आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट बहुत ही बेकार है तो वी वुड एडवाइज यू टू गो फॉर फुल कोर्स, जहाँ पे पूरा डिटेल में ना किसी पढ़ाते हैं, रिवाइज कराते, नोट्स बनाते और सारी प्रैक्टिस क्लास में खत्म करवाते। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या करें, इसको छोटे से समय में सारी चीजें रिकैप करा रहे हैं और जहां पे बर्डन आपके ऊपर रख रहे हैं कि आप घर पे जाके इसको और रिवाइज करें और पढ़ें। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में? ओह थ्योरी पढ़ा। ओह, उसके बाद में हम लोग न्यू ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं। आजकल एनटीटी का जमाना है। एनटीटी क्या बोले? देखो इसका नाम है एनटीटी, आ देखे जरा, आ देखे जरा किस में है कितना दम। क्या मतलब है इसका? ये एक ऐसी थ्योरी है दोस्तों, अरे बोलो कैसी थ्योरी है दोस्तों? ये ऐसी थ्योरी है दोस्तों जहां पे लिखा जाता है कि ये तुम भी बनाओ, ये हम भी बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल कार की बात करेंगे, तुम हुंडई बना दो, तुम ऑडी बना दो, तुम मर्सिडीज बना दो, तुम BMW बना दो, तुम होंडा बना दो, तुम इनोवा बना दो, या फिर तुम कोई बोलते टोयोटा बना दो, कुछ भी बना दो, ये तुम्हारी कार है, सब फिरंगी कार्स है। और पर इसका ये मतलब नहीं कि हम इंडियंस खाली बैठ रहेंगे। हम तो बनाएंगे टाटा, हम तो बनाएंगे महिंद्रा, हम तो बनाएंगे मारुति। ये सारी कार जो है इंडियन कार्स है। अब ये जो इंडिया में चल रहा है, इंडिया में अगर कोई ग्राहक यहाँ पे खड़ा है तो वो क्या करता है, उसको कोई मतलब नहीं, वो क्या करता है, इन सबको कंपेयर करता है, इन सबको कंपेयर करता है, वो उन्हीं की कार लेता है जो सबसे बेस्ट है। अभी इंडिया में एनटीटी चल रहा है। वैसे मोबाइल पे भी इंडिया का माइक्रोमैक्स, बाहर के इतने सारे फोन है, नोकिया है, सैमसंग है, एप्पल है, MI है, वन प्लस है, सब लड़ रहे आपस में। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि इंडिया से कार एक्सपोर्ट होंगी, वो बोलते तू भी इधर भेज, मैं भी उधर भेजता, मैं तेरे कंट्री में आके, जैसे इसलिए टाटा उनके कंट्री में जाके उनकी बजाता, उधर के लोग इंडिया में आके हमारी बजाते। हम बोलते हैं बजाओ एक दूसरे की, होने दो कस्टमर का फायदा। आ देखे जरा
तू भी लड़ ले, मैं भी लड़ता हूं, आमने सामने, जिसकी पटेगी उसकी पटेगी। कस्टमर को टाटा लेना तो टाटा लेगा, नहीं तो हुंडई लेना तो हुंडई लेगा। इसको बोलती है एंटिटी। इसी तरह से इसी तरह से जो ये हमारा ये जो है ना पूरी तरह से खत्म हुआ। मैं चाहूंगा आपको कि आप इसको पूरी तरह से एक बार देखें। ये चैप्टर हमने पूरी तरह से खत्म किया बहुत ही जल्दी, 10 मिनट के अंदर हमने इस चैप्टर को जो जिस ढंग से रिवाइज किया है, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म है। एक बार 5 यूनिट्स को आप 1 मिनट के लिए याद करें, फिर मैं पूरी तरह से रिवाइज, आप देख लो कौन से थ्योरी में क्या आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है, यहां पे ही अवेलेबल है, ठीक है ना। ये लेक्चर जो है फास्ट ट्रैक नहीं है, ना कि रेगुलर बैच है। ये फास्ट ट्रैक से भी छोटा वर्जन है, आप समझ लीजिए इस बात को। ये फुल कोर्स तो है ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में लग रहा है कि मैं फुल कोर्स का सब्स्टिट्यूट इसको मान रहा हूं, तो ये आपकी सोच ही गलत है। आपको फुल कोर्स, मैं जो EISM में पढ़ाता हूं वो लगभग 180 घंटे पढ़ाता, ये बहुत कम लेंगे हम लोग। यहाँ पे बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर है। अगर आप लगातार मान लीजिए FME को में फेल हो रहे हैं, या लगातार आप EISM में फेल हो रहे हैं, तो आई थिंक आपने उनकी फुल कोर्स को लेना चाहिए। ये आप इस बात को पहले ध्यान से समझिए, ओके, कॉन्सेंट्रेट करिए। ये 5 पॉइंट्स आपके सामने है दोस्तों, बताइए कौन से पॉइंट्स है। ये बताओ भाई, ये 5 पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स है। यहाँ पे 5 है, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, आप बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ओह की बात करता हूँ तो क्या होता है, कैपिटल वाले कैपिटल गुड्स बनाएंगे, और इंडिया जैसी लेबर वाले वो क्या बनाएंगे, यानी कि हम IT सर्विसेज जहां पे लेबर ज्यादा लगता हो हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे, बराबर है। यानी कि हम लोग IT सर्विस करेंगे, हैंडीक्राफ्ट करेंगे, हैंडलूम करेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, वो जो जिसमें कैपिटल लगता है वो करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। बताओ आप देखिए जरा किसमें कितना दम, वो किसका है। ये न्यू टेर थ्योरी, हम किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, हम भी करेंगे एक्सपोर्ट, तुम भी करोगे, आप भी इंडिया में कार बनाओ, हम भी देखेंगे, जो होगा देख लेंगे, जिसकी अच्छी रहेंगी वो चलेगी। हाँ, अब बताओगे वो कौन सा तरीका बोलता है सिर्फ एक्सपोर्ट करो, वो मर्केंटाइल हौला भी है, इसका कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं। वो बोलता सिर्फ एक्सपोर्ट करो और आप मेटल अच्छे प्रीशियस मेटल खरीदो, बिकॉज जिस कंट्रीज में गोल्ड सिल्वर ज्यादा होगा वो बहुत अमीर माना जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कैसे करेंगे, मुमकिन नहीं है। बोलो कंपैरेटिव थ्योरी क्या होती है। नहीं, दोनों में भी, वो कंट्री भी तो दोनों में घटिया है, पर उसमें जो कम घटिया होगी ना, हाँ, उसमें जो कम घटिया है, वो किस में कम घटिया, कपड़ों में कम घटिया, तो कम से वो कपड़े बनाए। आप बोले सर एक काम करो ना, वो दोनों में घटिया है, इसका मतलब नहीं कि वहां के लोग खाली बैठे रहेंगे, सारे टाइम पास करते बैठेंगे। तो इसका मतलब नहीं कि कंट्री बी में सब घटिया ऐसा कुछ नहीं करें, कंट्री बी को कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो कंट्री ए ही माल बना रहा है और बी से इंपोर्ट कर रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है, बी को भी तो कुछ देना पड़ेगा। ओके, और आप बताओ वो कौन सा है एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है। कंट्री ए में व्हीट अच्छा बनता है, कंट्री बी में कपड़े अच्छे बनता है, तो दोनों ये भेजेगा गेहूं, ये भेजेगा कपड़े, होगा ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, नाम मिलेगा एडवांटेज है। आई होप दिस इज डन गाइस एंड दिस यूनिट इज ओवर। आप जरा कमेंट से बताएं, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। एवरीबॉडी कम ऑन। अरे कितने बार एक सवाल पूछते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी माल, अरे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, 1-2 दिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, आगे बोलो। जितने लोग देख रहे हैं, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। सभी को लग रहा है हो गया ये। अब आपका काम है मेरे लेक्चर होने के बाद में डिटेल में जाके इसको पढ़ना है। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। आई एम गोइंग ऑन नेक्स्ट यूनिट।
मेरे इस पढ़ाने के बाद में आपका पढ़ने का स्पीड बहुत बढ़ेगा, फॉर श्योर। आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप डायरेक्टली करोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप मुझसे पढ़ो, फिर अकेले में पढ़ो। हाउ टू राइट आंसर्स के बारे में कैसे होगा, अरे बता दूंगा। अरे अभी तो शुरू हाउले है यार तुम लोग। अरे पहला लेक्चर है अभी, ये कैसे टेस्ट सीरीज का क्या होगा। अरे भाई नोट्स, अरे बाप कितने सवाल है। अरे जो चल रहा है थोड़ा शांति रखो, जरा सब्र करो। टेस्ट सीरीज का बताओ, टेस्ट, अरे रुको जरा। अभी मैंने पहले लेक्चर का 20 मिनट में मेरा खत्म नहीं हुआ, सभी आज चूस लेंगे तुम लोग। अरे थोड़ा शांति रखो, सारी चीजें होगी, सब्र करो जरा। हाँ ऐसा बोलो जरा, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसा बोलो जरा, उससे मजा भी आएगा। टेस्ट सीरीज कब होगी, नोट्स कब मिले, अरे सब होएगा ना। थोड़ा तारीफ करे तो मुझे भी आनंद आएगा कि आपको सर समझाया, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप वही, अरे धीरे रखो जरा। देखो अभी एक बच्चा बोल रहा है न्यू ट्रेड थ्योरी क्या है। सच्ची वो स्टूडेंट नाम का कोई इंसान है, ये न्यू ट्रेड थ्योरी का, आपको लगता है मैंने बताया कि नहीं बताया ना। लिखा है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तुम भी करो इंडिया में, हम भी करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ही एक्सपोर्ट करेंगे और तुम करेंगे, कोई भी करो, तुम भी करो हम भी करेंगे, देखेंगे जिसका जो चलना है। एंटिटी का एडवांटेज ये है उज्जवल कि लोगों को सस्ते में गुड्स मिलेंगे। एडवांटेज का मतलब क्या, यही तो होगा ना, लोगों को सस्ते में कार मिलेगी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, आगे बढ़ेंगे। ओके आगे चलो। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं यहां पे चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 पे, जिसका नाम है एक्सचेंज रेट एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स। सबसे पहली बात तो आप सभी जाने एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, हमारी करेंसी के बदले उनके करेंसी का क्या रेट चल रहा है। तो हम 80 रुपए जब देते हैं तो हमें $1 मिलता है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट। क्या इसमें कोई डाउट है। वैसे हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे हाल ही में जब कतार में अपना वो मैच हुआ है, तो उनका एक कतार का जो करेंसी है वो इंडिया के 80 से भी बहुत ज़्यादा है, वो तो डॉलर से भी महंगा है, क्योंकि उनके करेंसी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, आप सभी जानते होंगे। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग को समझना चाहिए, अगर मैं चाइनीज़ ले रहा हूँ, अगर मैं सिंगापुर डॉलर ले रहा हूँ, मैं दिराम ले रहा हूँ, तो सबका अलग अलग है। अब जो कंट्री में घूमने जाओगे आप, वो कंट्री में आपके उनकी करेंसी लेना पड़ती है ना। वैसे अब मैं हाल ही में उधर गया था यूरोप में, तो मैं यूरोप में क्या गया, मैं यूरो लेके गया। तो मैंने क्या करा, इधर से दिए पैसे, 5 लाख रुपए दिए थे। हाँ क्या को लगते पैसे, क्योंकि यहाँ से सारी बुकिंग हो चुकी थी। तो 5 लाख रुपए दिए, उसके बदले उन्होंने यूरो दिए। 84 का यूरो था उस समय। हाँ मतलब अपने 84 रुपीज देखिए 1 यूरो मिलता है। मतलब अपन बहुत छोटे लोग हैं उनसे, अपना 84 देते हैं तब 1 मिलता है। तो अपन कितना अपने आप को बहुत नीचे वाला फील करते हैं, उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दुनिया में 2 टाइप के रेट, एक फिक्स्ड रेट, एक फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट होते जो फ्लोटिंग नहीं होते। बहुत अच्छा बोला है मैंने। फ्लोटिंग यानी कि वो होते जो एक्सचेंज रेट पे चल रहे हैं। यानी कि मतलब क्या, अभी जो अपन जो कितना डॉलर, आज $1 इज इक्वल टू 80 है, कभी 85 हो जाएगा, कभी 78 हो जाएगा, कभी 75, ये सब फ्लोटिंग रेट्स होते हैं जो हर रोज डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कम ज्यादा होते हैं। चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर महंगा हो जाता है, उस तरह से। और ये फिक्स्ड रेट क्या होता है, फिक्स्ड रेट में 2 कंट्री के जो पहले से सरकार जो होती है, इसका प्राइस जो है पहले से डिसाइड कर लेती है। जहां पे मार्केट के डिमांड सप्लाई की वजह से रेट कम ज्यादा नहीं होता, उसको कहते हैं फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट में उस कंट्री के आरबीआई को उतना करेंसी, उतना रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है। यहां पे सरकार का रोल ज्यादा है। फ्लोटिंग में सरकार का रोल नहीं है। फ्लोटिंग में डिमांड सप्लाई, डिमांड जिसका बढ़ा कि उसकी प्राइस बढ़ी। अगर डॉलर, हर कोई इंसान डॉलर 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 खरीदने लगा तो डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। डिमांड सप्लाई कोई भी चीज की, तो इसलिए डॉलर और महंगा होगा। फिर वो बोलेंगे अपनी 80 में नहीं दूंगा, मैं अपना डॉलर 90 में दूंगा। और लोगों ने बोला डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। फिर आप बोलेंगे 100 रुपए भेजो तो मैं $1 देता।
लाइक दैट। आप समझो डॉलर एक कमोडिटी है, मान लो टोमेटो जैसा भी डॉलर है। अब टोमेटो के रेट कब बढ़ेंगे? जब टोमेटो की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर का रेट बढ़ा, डॉलर का डिमांड बढ़ा। अब 1 किलो जो टोमेटो वो 10 रुपए की मिल रहे हैं, वो 100 रुपए के भी हो सकते हैं। कब? जब उसकी डिमांड। तो वैसे डॉलर के रेट कब बढ़ेंगे? हाँ, हो गया। चलो, इसी को कहते हैं, अरे बोलो बच्चों, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट्स। देखो बच्चों, फिक्स्ड रेट में और फ्लोटिंग रेट में फर्क होता है। कौन सा डिमांड सप्लाई पे चल रहा है? फ्लोटिंग। कौन सा डिमांड सप्लाई से लेना देना नहीं? कहां पे कंट्री के गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, कहां पे आरबीआई बोलेगी मैं ही रेट पहले से डिसाइड कर लूंगी। अभी फिलहाल जो यूएसए का जो डॉलर का रेट है वो फिक्स पे नहीं चल रहा है, वो फ्लोटिंग पे चल रहा है। पर ये जो फिक्स्ड होते हैं उतनी उनको करेंसी उनको मेंटेन करके चलना पड़ती है, उतना सारा रिजर्व उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है, वो फिक्स्ड रेट है। ये दोनों की अलग अलग मैटर है। आगे बढ़ेंगे। वाई डू यू नीड फॉरेन एक्सचेंज? बड़ा ही घिरा हुआ सवाल है। अब क्यों चाहिए? अब मजे के लिए चाहिए फॉरेन एक्सचेंज? क्यों चाहिए? नहीं, फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? कोई सवाल है? ऐसा कोई सवाल पूछता है? मैं एक काम कर लेता हूं, आपके लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। यहां पे एक प्रश्न पूछा है फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट के बारे में। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हैज मेनी एडवांटेज। क्या लिखा है एक बार देखिएगा जरा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हैज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अलाउइंग सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स व्हाट, क्या है, यानी कि फ्लोटिंग जब होगा ना, गवर्नमेंट को कुछ भी मेंटेन करने, वो गवर्नमेंट बोलेगा जो होना होने दो, जो डिमांड एंड सप्लाई, हमारा कोई रोल उसमें नहीं है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regime allows exchange rate to be used as a policy tool. पॉलिसी टूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी मेकर्स कैन एडजस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट टू इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिव ऑफ द, ये लिखा है। इसका पता है क्या मतलब है? मैं आपको समझाता हूं। आप एक बात को ध्यान रखें, एक्सचेंज रेट जब कम ज्यादा हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे धंधों के ऊपर कुछ, एक तो किसी धंधे पे एडवर्स इंपैक्ट हो जाता है और किसी धंधों पे फेवरेबल इंपैक्ट हो जाता है। वो क्या इंपैक्ट होता है मैं आपको समझाऊंगा बस थोड़ी देर बाद में। यहां पे लिखा है नो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी इन द इंटरवीन इन द करेंसी मार्केट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट को जब फ्लोटिंग आ जाता है तो उनको इंटरवीन, द सेंट्रल बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, क्या लिखा है, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बराबर है क्या? कहां पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है? फ्लोटिंग में। और कहां पे जरूरत है? However, the greatest disadvantage of the flexible exchange rate regime is that volatile exchange rate generates a lot of uncertainty in relation to inter. अब मैं आपको समझाता हूं मेरा प्रॉब्लम क्या है। जब फ्लोटिंग होता है ना, धंधों की वाट लग जाती है। I'll tell you कैसे। मेरे एक जीजाजी है जिनका काम है, वो है आईटी कंपनी चलाते हैं। उनसे जब मैं एक बार बात करता हूं, वो बोलता हमारा डॉलर का कम ज्यादा होता है, हमारी दिमाग की सटक जाती है। बोले कैसे? क्योंकि हम जो डील करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें $3000 चाहिए 1 महीने के। अब जब रेट मान लीजिए रुपीस का चल रहा है 80, तो $1 आया कि वो आरबीआई को दिया, उनको 80 मिलते, तो उनको हिसाब से 2,40,000 मिलना चाहिए। अब क्या हुआ, ये हो गया 70। उन्होंने 3,000 दिया, मैंने आरबीआई को दिया, आरबीआई ने मुझे 2,10,000 दिया। वो बोलता मैं तो उसको तब भी उतनी सर्विस दे रहा था, अभी भी उतनी ही दे रहा हूं, पहले कल 2,40 मिल रहे थे, मैं तो खड़े खड़े लुट गया। पर जब ये 90 हो जाते हैं ना, तो इनको 2,70 भी मिलते हैं। तो ये फ्लोटिंग चार्जेस जो होते हैं ना, इसमें आपकी एक लटकती हुई तलवार है, कभी आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं, पर फिक्स्ड रेट रहा तो टेंशन नहीं। आपको मालूम है पहले से 70 मिलेंगे तो दुनिया इधर उधर वर्ल्ड वॉर हो जाए, आपको 70 ही मिलना। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए फिक्स्ड में सर्टेनिटी बहुत होती है, फ्लोटिंग में नहीं होती। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एवरीबडी कम ऑन गाइस, हे गाइस कम ऑन। चलो, मेरा एक सवाल है आपसे मित्रों। ओ मित्रों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, किसी को फॉरेन एक्सचेंज क्यों लगते होंगे? अरे फॉरेन एक्सचेंज क्यों लगते हैं? मतलब लगते हैं मजे के लिए। यहां पे लिखा है ए से लेके जी, मैं कुछ बातें बताता हूं। देखो भाई, किसी को फॉरेन एक्सचेंज क्यों लगते हैं? घूमने के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी को गिफ्ट देना है, फॉरेन में आपको फ्लैट लेना है, कोई रियल एस्टेट लेना है, फॉरेन के बैंक अकाउंट में आपको खाता खोलना है, या उधर के शेयर मार्केट में नैस्डैक पे आपको शेयर खरीदना है, या फिर आपको उधर के ही कंट्री में जाके कुछ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। किसी भी चीज के लिए आपको पैसे लग सकते हैं, ये तो लिखा है यहां पे। क्यों पैसे लगते हैं? नंबर 1, क्या करने के लिए?
यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ, क्या लिखा है, गिफ्ट लेने के लिए, ये सब के लिए। मेक इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट, क्या लिखा है, दूसरे इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट अब्रॉड। देखो पहले में लिखा था आपको कुछ बाहर से गुड्स खरीदना है, दूसरे में लिखा किसी को गिफ्ट देना है, उधर गिफ्ट देना है तो आपको करेंसी उनकी लगेगी। अब आपकी एक चिंटी जो है वो यूएस में रहती है, वो बोलेगी मुझे उधर गिफ्ट चाहिए, मान लो अंकुश की एक चिंटी उधर रह रही है, तो क्या करेगा अंकुश? अब मान लो वो रहती है युगांडा में, तो उसको उधर की करेंसी लेके उधर का ग्रीटिंग कार्ड खरीद के, तो यहाँ से तो करेंसी लेना पड़ेगी ना उधर की। इसीलिए कभी कभी आप उधर, आपको फॉरेन एक्सचेंज इसीलिए लगता है, आप बोलेंगे हे आरबीआई ये रुपीस ले लो और मुझे कुछ डॉलर दे दो, क्योंकि मुझे उधर के स्टॉक लेना है, यानी कि उधर के शेयर्स लेना है। हो सकता है मैं बैंक ऑफ अमेरिका में, बैंक ऑफ अमेरिका बोलेंगे आपका खाता खुलेगा, $2000 भरो, आप बोलेंगे मैं रुपीस भेजता हूँ, बोलेंगे इंडिया में स्टेट बैंक में खोल दो, तो आपको देना पड़ेगा रुपीस आरबीआई में, वो देंगे आपको डॉलर, आप जग बैंक ऑफ अमेरिका में खुलवाओगे। आपको जैसे शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा में 2 फ्लैट लिए, कैसे लेंगे? आरबीआई में जाएंगे, रुपीस देंगे, उधर का क्या दीराम वगैरह कुछ मिलेगा, दीराम रहता है उधर का, और उधर के अल हबीबी को बोलेंगे 2 फ्लैट दे दो, तो मिल गए 2 फ्लैट। स्पेक्यूलेशन और हेजिंग करने, वही अगर आपको कुछ ऐसा कुछ उधर का कुछ हेजिंग करना है, कुछ शेयर मार्केट में कुछ करना है, तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे यार ये बड़ा ही घिरा हुआ सवाल है। फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए किसी भी काम के लिए? यार मैं फॉरेन घूमने जा रहा हूं, उधर एजुकेशन करना है, किसको गिफ्ट देना है, किसका रियल एस्टेट में कुछ पैसा डालना है, शेयर मार्केट में डालना है, बैंक अकाउंट खोलना है, पैसे चाहिए। कोई भी, ये भी कोई क्वेश्चन है? ये बहुत गिरा हुआ क्वेश्चन है। पर अभी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दुनिया में नॉमिनल वर्सेस रियल रेट होते हैं। नॉमिनल यानी कि वो होते हैं जो नॉमिनल होते हैं, और रियल यानी कि होते हैं जो रियल होते हैं। आपको कुछ पता है दोनों के डिफरेंस क्या होता है? आपको नॉमिनल रियल का फर्क नहीं समझता? कभी कभी नॉमिनल और कभी कभी रियल ऐसा होता है। हम जो करते हैं, मैं आपको इसका मस्त वाला एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो आप शायद से भूल गए होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, ओके? अब आगे समझिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं, इधर देखिएगा जरा, मैं बोल रहा हूं आपको, कॉन्सेंट्रेट करेगा। देखो बच्चों, नॉमिनल वो होता है और जो रियल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, दोनों भी कंट्री का अगर नॉमिनल रेट सेम भी रहा ना, एग्जाम्पल ईयर 2000 में $1 = 70 था। याद है आपको क्या मैं बोल रहा हूं? कौन सा एग्जाम्पल था? नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह का एग्जांपल दिया था कि वो जमाने में तो उन्होंने इकोनॉमी आपको, पर ये जमाने में इकोनॉमी ऐसी नहीं। एग्जांपल दिया था आपने कि जब वो मनमोहन सिंह था, वो जमाने में इतना, मतलब आज इन्फ्लेशन हो गया है, आज करीब जब ऑयल 10 रुपए था और अब आज 80, 100, 150 रुपए। वो एग्जांपल दिया था कि आज मतलब नॉमिनल और रियल का कंपेयर किया था। रुको जरा मैं बोलता हूं। ये क्या है? ये है 2022, आज भी रेट चल रहा है $70। अगर ऐसा हुआ, अब ध्यान से सुनना, आपको लगेगा नॉमिनल रेट तो सेम ही है, पर ऐसा नहीं होता। दोनों का रियल रेट डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों कंट्री का जो इन्फ्लेशन है ना, वो अलग अलग चलता है। अब देखो कैसे। अब क्या हुआ था ना, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। इन्होंने एक वायदा किया था कि हम आपको 100 किलो राइस देंगे, और मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी थी? 8000 रुपए। कंट्री बी क्या कहती है? चलो मैं इसको नाम देता हूं इंडिया और यूएस, आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये है इंडिया, ये है यूएस। तो हमने बोला था हमें पैसे नहीं चाहिए, हम बार्टर करेंगे, हम तुम्हें 100 किलो राइस देंगे, तुम हमें एक मोबाइल फोन देना। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब हम लोग क्या मान रहे थे? अरे बोलो ना, मान लीजिए इस मोबाइल की प्राइस थी $100 और इसकी प्राइस थी 8000। तो हमें बड़ा मजा आ रहा था ये जो हो रहा था। तो हमने वायदा कर लिया था कि तुम एक मोबाइल भेजना,
हम तुम्हें 100 किलो राइस देंगे। ये डील हुई थी साल 2000 में। अब क्या हुआ, 2020 आते आते, चाबी कहाँ है, नीचे गए, ठीक है, इसकी सब आ गए इसमें। 2020, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा है ये। अब क्या हुआ, 2020 में मोदी जी बोले मेरे को परवड़ रहा नहीं है। बोले ऐसे कैसे परवड़ रहे, आपने तो वायदा किया था। बोले सुनिए सुनिए, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है बहुत बड़ा है। आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं क्या, समझे आपने हमको? बोले तुम्हारे कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं, पर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट मालूम है? ये जो चीज है, इंडिया में 8,000 रुपए का जो गेहूं है 100 किलो, अब इसके रेट हो गए 4,000 से बढ़कर ये हो गया 12,000 का, यानी कि 4,000 रुपये इन्फ्लेशन से बढ़ा है। अरे बोलो यार, अगर मान लीजिए इसको मैं परसेंटेज में लिख देता हूं, इंडिया का इन्फ्लेशन कितना हुआ, मान लीजिए 50% से बढ़ा। यह है इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनना, बड़ा एकदम पेचीदा कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट है ये। और ये जो है ना, इनका जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो केवल 10% से बढ़ा है। बोलो बच्चों क्या हुआ? यानी कि सोचो, तब भी $1 के रेट 80 थे, अब भी $1 के रेट 80 ही है। दोनों के रेट सेम टू सेम है। कौन से? नॉमिनल रेट। कौन से बोला मैंने? तो देखिए, लोगों को लगता होगा भारतीय वालों को प्रॉब्लम क्या है, नॉमिनल रेट तो सेम है। पर मोदी जी अड़ गए। मोदी जी बोले ये 2000 का सौदा था, जब मैंने आपको बोला था मैं आपको 100 किलो गेहूं दूंगा, तुमसे एक मोबाइल लूंगा। ये तब तक की बात अच्छी थी जब दोनों का इन्फ्लेशन रेट सेम था। पर अब साहब मुझे परवड़ता नहीं है। मोदी बोले मुझे परवड़ता। बोले क्यों नहीं परवड़ता? बोले मेरे गेहूं का जो रेट है, सॉरी मेरे चावल का रेट जो है वो अब 12,000 का हो गया। कितना हो गया? और मेरा और तुम्हारा मोबाइल, छपरी मोबाइल तुम्हारा, साला तुम्हारा 110, यानी कि तुम्हारा $110 का हो गया। यानी कि तुम्हारी चीज को अगर 80 से मल्टीप्लाई कर ये 8,800 के, बेवकूफ समझे क्या हमको? साला मेरा 12,000 का तुम राइस ले लोगे और तुम्हारा 8,800 का दोगे, ये मेरे को नहीं समझने वाला। इसका मतलब क्या होता है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर नॉमिनल वैल्यू। अरे बोलो ना, नॉमिनल रेट दोनों के सेम ही लग रहे हैं। दुनिया को लग रहा है दोनों कंट्री का रेट तो सेम ही है, पर रियल रेट सर ये इसलिए बोलते हैं रियल रेट सब डिफरेंट हो गए। इसलिए बार्टर सिस्टम अब इंडिया करेगा नहीं। इंडिया बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा। ये कब होता है पता है क्या? अगर दो कंट्री के नॉमिनल रेट सेम है पर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है ना, तो रियल रेट सेम नहीं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। पर दोनों कंट्री का नॉमिनल रेट भी सेम है और इन्फ्लेशन रेट भी सेम है, तो रियल रेट भी सेम आएगा। अभी क्या हो रहा है? रियल रेट क्यों प्रॉब्लम आ गया? रियल रेट गलत हो गया ना। अब ये बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा। अब मुझे तेरा मेरे जो 12,000 में, सुनो ना, मैं तुझे 100 किलो राइस जब दूंगा तो मुझे एक मोबाइल नहीं लगेगा, एक मोबाइल भी दे दे, 4-5 चार्जर भी दे दे, तो तब जाके मैं समझूंगा। या मान लो एक मोबाइल दे दे और एक आईपॉड दे दे या कुछ भी दे दे और 3-4 हज़ार का आइटम और दे। एक मोबाइल और 3-4 हज़ार का आइटम कुछ बोलो रहे, एक वॉच दे दे, चलो डिजिटल वॉच दे दे। एक मोबाइल एक डिजिटल वॉच जब देंगा तब जाके मैं तुझे 100 किलो राइस देंगा। वो बोले मोदी जी आपने तो सौदा पलट दिया। सौदा पलटे ऐसा मत बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। आपके कंट्री का इन्फ्लेशन साहब आपको परवड़ रहा है, बिकॉज आपकी चीज 8,800 की है पर मेरी चीज 8,800 की नहीं रही। अब मैं इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, इंडिया में वो चीज 12,000 की है, तुम मुझे 8,800 की चीजें दोगे और मैं तुम्हें 12,000 की दूं? बेवकूफ समझे क्या? तो ये इसलिए दोस्तों, कभी भी दो कंट्री की जब आप ऐसी सौदेबाजी बात करते हो ना, नॉमिनल रेट पे भरोसा मत करना, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। इसलिए रियल रेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए बोलते हैं दोस्तों रियल रेट का मतलब ये होता है। ध्यान से सुनेगा। ये देखो ये है रियल रेट का एग्जांपल। इसलिए रियल रेट कैसे निकालते? ऐसे, रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन क्या लिखा है? यानी कि अगर मान लो ये तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है? ये तो 80 चल रहा है। अरे बोलो ना। और हमारे भारत में कितना रेट बढ़ा? हमारे भारत में रेट बढ़ा है 50% और उधर बढ़ा है 10%। यानी कि मतलब क्या हुआ है? मतलब हमारा इंडेक्स तो 5 गुना और बढ़ा है। यानी कि अगर मान लो ये हमारा कितना हुआ, हमारा 8,000 का 12,000 हुआ और इनका 8,000 का 8,800 हुआ है।
तो जो भी है फॉरेन प्राइस इंडेक्स जो हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हो गया 5, यानी कि हो गया 400। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया। समझ आ रहा है? अगर मैं इस चीज़ को ऐसे समझाऊंगा तो मुझे अच्छे से समझा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको 50 के बदले मैंने उसको 1.5 लेना था और इसको 1.1 लेना था, तो आई थिंक बराबर हो जाएगा। बराबर क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे 1 रुपये की चीज़ कितने में? 1.5 रुपये में। और यहाँ पे 1 रुपये, तो ये कितना हो रहा है ज़रा देखो। हाँ 109, यानी 80 को मल्टीप्लाई करूँगा कितने से? 1.5 अपन 1.1 करो, कितना आ रहा है? 1.36। तो पूरा कितना आएगा? 109। यानी कि मतलब हो गया दुनिया की नज़र में $1 80 का है, हमारी नज़र में $1 80 का नहीं है, $1 109 का हो गया। इसको बोलते हैं रियल रेट। आपको समझ में आया रियल रेट क्या होता है? बताओ, रियल रेट और नॉमिनल रेट कब तक सेम रहते हैं? जब तक इन्फ्लेशन सेम है नॉमिनल रेट सेम रहेगा, नॉमिनल और रियल रेट सेम रहेगा। पर नॉमिनल रेट सेम है और इन्फ्लेशन रेट दो कंट्री के अलग हो रहे हैं। अरे ऐसा बहुत होता है, इंडिया में बहुत इन्फ्लेशन है, कुछ कुछ कंट्री में तो 1% बढ़ता है, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 8-9% है। तो जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है बोलो क्या होगा? ऑल्दो टू कंट्रीज आर हैविंग सेम नॉमिनल रेट्स बट हैविंग डिफरेंट व्हाट, तो उस केस में क्या होगा? देन रियल रेट विल बी चेंज्ड। ये बोलना चाहता हूं। तो ये हो गया रियल एक्सचेंज रेट आपका। दुनिया की नजर में क्या होगा? 80 रुपए का $1 है, हमारे नजर में क्या होगा? आप बताओ ये कैसे हो गया? अगर सचमुच मान लीजिए ऐसा होने लगा, नहीं समझे नहीं आप, अगर सचमुच ये 12,000 की चीज उनको जा रही है और हमें ये $100 की चीज मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? मतलब हम 12,000 की गेहूं राइस भेजेंगे और हमें कितने का? 8,800, यानी कि $110 का मिलेगा। अरे बोलो ना, तो अपने हिसाब से क्या रेट हो गए? हम 12,000 का क्या भेज रहे हैं? राइस भेज रहे हैं, बदले में उधर से क्या आ रहा है? $110 आ रहा है। तो करो 12,000 अपॉन $110, 109। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए सौदा मोदी जी को कंटिन्यू रखना पड़ा तो मोदी जी बोलेगा डॉलर के रेट 80 नहीं है, मैं तो बेवकूफ बन रहा है, 8,800 मतलब $110 की चीज मंगा रहा हूं और 12,000 की भेज रहा हूं। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब होगा ये $1 का रेट 80 नहीं, और तो दिखावे के लिए है। मुझे पूछो $109 के रेट चल रहे हैं, क्योंकि मैं चीज कितने की? 12,000 की भेज रहा हूं और चीज मंगवा रहा हूं कितने? $110 की। तो 12,000 अपॉन $110 यानी कि $109 डॉलर की कीमत होगी। इसको बोलते हैं रियल रेट। तो नॉमिनल रेट कितने हुए? 80 और रियल रेट कितने हुए? 109। अब इससे ज्यादा और नहीं समझा सकता मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। आपको अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको 2 बार रिवाइंड करके देख लेना। ये पेचीदा कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का सबसे भयावह कॉन्सेप्ट है, जहां पे थोड़ा समझने में आपको टाइम लगता है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ऐसे कि स्टडी मैट से पढ़े या आपके नोट से पढ़े? अरे 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 अरे, इकोनॉमिक्स क्या लग रहा है? FM इको कौन सा चल रहा है? चैप्टर 4 चल रहा है भाई साहब इकोनॉमिक्स में। ध्यान लगाए, धीरे धीरे करते करते पूरा सिलेबस आपको इस तरह से दे देंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। और लास्ट के कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट, ये चैप्टर खत्म होने में। बताओ बच्चों, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? जनरली एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं? फिक्स्ड में या फिर फ्लोटिंग में? ये फ्लोटिंग में यूज करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा बताओ, ये एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन है? $1 = 80 था, अब $1 = 100 हुआ, यानी हमारे रुपीस की वैल्यू घट गई। हम पहले 80 को देके $1 मिल रहा था, अब 100 को देके 1 मिल रहा है, यानी कि हमारे रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। अगर मान लीजिए $1 = 80 था, अब $1 = 50 हो गया, हम 80 देखिए $1 ला रहे थे, अब 50 देके ला रहे हैं, यानी हमारे रुपीस की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन देयर इज अ फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पर अगर वो फिक्स्ड रेट होगा, डिवैल्यूएशन एक डी है और एक री है, यानी कि दोस्तों फिक्स्ड रेट में अगर फिक्स्ड रेट चल रहा है और $1 = 80 था, अब $1 50 हो गया,
तो इंडिया की रुपीस पहले 80 दे के $1 मिल रहा था, अब 50 दे के मिल रहा है, यानी कि इंडिया का रुपीस का वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि रीवैल्यूएशन होता है। और अगर $1 80 था, अब $1 अगर 110 हो गया तो क्या होगा इसका मतलब? यानी हम 80 दे के $1 लेते, अब 110 लेके ले रहे, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी रुपीस की वैल्यू डी वैल्यू हो गई। अब याद रखना दोस्तों, भूलना मत, अगर वो फिक्स्ड है, बोलो क्या होगा? फिक्स्ड है तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। और अगर वो फ्लोटिंग है तो यहां पे आएगा एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, राइट? ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आखिरी कॉन्सेप्ट है, फिर आज का लेक्चर भी खत्म करेंगे। इंपैक्ट ऑफ, ये अभी सवाल है, अगर ये पूछा है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हुआ तो होता क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग जवाब देना, आपको उम्मीद करूंगा मैं। अगर मान लो एप्रिशिएट हुआ तो क्या इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होता है, आप लोग को आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दिमाग लगा के सोचना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोचने की बात है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर रुपीस $1 से 80 से लेकर $1 अगर वो 110 हो गया तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ है? हमारे, अब बताओ क्या होगा इस केस में? इस केस में जो, ध्यान से सुनना, जो लोग इंडिया में क्या होता था पहले, हम लोग बोलते थे इंडिया में एक चीज जो है 11 कितने में बिक रही है? 11,000 में बिक रही है। ये क्या हुआ? इंडिया में ये रेट चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई इंडिया में 10,000 की चीज थी, कितने की चीज थी? मान लो एक टीवी इंडिया में 10,000 में थी, अब पहले फिरंगी कितने दे रहा था? पहले 10,000 अपॉन 80 यानी कितने दे रहा था? हाँ, वो $1 में मिल रही थी उसको। अब मान लो डॉलर के रेट हो गए 110, अब कितने देना पड़ेंगे उसको? यानी सोचो, वो फिरंगी पहले कहता था कि इंडिया का जो टीवी है जो मुझे $125 में मिल रहा था, आज वो $90 में मिल रहा है। आप मुझे बताओ उसको खुशी होगी कि नाराजगी होगी? तो इसलिए भारत के अंदर का जो डिमांड बढ़ेगा, तो इसलिए जब डिप्रेशन होता है तो क्या क्या होता है? आपका डिमांड बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को इंडिया बहुत सस्ता लगेगा। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिकॉज बहुत मैन्युफैक्चर बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। हमारे देश का अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे देश का इंपोर्ट कम होगा। ये सारी बातें समझ में आने जैसी है। हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ये सब उसके क्या है? इफेक्ट ऑफ क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन। अब उल्टा बोलेंगे, अगर मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 80 था, अब $1 50 हो गया, तो हमारा रुपीस जो है वो कम हो गया। 80 में $1 मिल रहे थे, अब 50 मिल रहे, यानी कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। इसको कहेंगे एप्रिसिएशन हो। ये हमारे लिए अच्छी बात है। पर अब इसका प्रॉब्लम यह हुआ कि ध्यान से सुनना, जो टीवी इंडिया में 10,000 में मिल रही थी, वो पहले फिरंगी कह रहा था कि मैं $80, 80 का रेट अगर है तो मैं $125 में टीवी मिलती है। अब वो कहेगा अगर मैं 10,000 की टीवी लेने जाऊं तो उसको कितने डॉलर देना पड़ेंगे? अब उसको 50 से डिवाइड करके उसको इंडिया में $200 मिलेंगे। यानी कि जो टीवी उसको $125 देके उसको 10,000 मिलते थे, अब उसको $200 देके 10,000 मिलेंगे, तब जाके टीवी ले पाएगा। इसका मतलब वो इंडिया से बाई नहीं करेगा। यानी कि इंडिया का प्रोडक्शन डाउन, इंडिया का एक्सपोर्ट डाउन, इंडिया का नेशनल इनकम डाउन, इंडिया से एम्प्लॉयमेंट में डाउन, इंडिया की गुड कॉम्पिटिटिव बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इंडिया में इंपोर्ट बहुत बढ़ेगा, इंडिया के अंदर लोगों का एम्प्लॉयमेंट घटेगा। यही है इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन। आई होप ये चैप्टर आपके बिल्कुल दिल के करीब है। दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, ये रहा आपके सामने, आप प्लीज चेक इट आउट गाइस। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबॉडी। सब एकदम क्लियर है आपको?
जल्दी से बताना दोस्तों, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट छोड़ दो, आता नहीं एग्जामिनेशन में। आप बताओ बच्चों, व्हाई डू यू नीड फॉरेन एक्सचेंज? तो आप गिफ्ट के लिए, शेयर मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ गुड्स खरीदने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, हो सकता है फॉरेन स्टॉक मार्केट के लिए, हो सकता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। ये क्लियर है? फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट में डिफरेंस बताओ, कौन सा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? कहां पे आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है? कहां पे अनसर्टेनिटी ट्रेड में हो सकती है? फ्लोटिंग में। कहां पे डिमांड सप्लाई पे सब कुछ होगा? हमारा यूएसए के साथ में अभी क्या है? फ्लोटिंग में, बराबर है। फ्लोटिंग और फिक्स्ड में एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कहां होता है? फ्लोटिंग में। और कहां पे डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है? फिक्स्ड में। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, ये जो है, ये $1 इक्वल टू 80 और 50 हो, ये कौन सा है? अगर मैं फिक्स्ड रेट की बात करूं तो ये क्या है? यानी $1 पहले 80 में मिल रहा था, अब मैं 50 में मिल रहा है, यानी कि रुपीस का रिवैल्यूएशन हुआ है। और ये वाले केस में $1 पहले 80 मिल रहा था, अब 110 में मिल रहा है, यानी कि हमारे रुपीस की वैल्यू घट गई है, तो हम डी वैल्यू है, बराबर है। और यही कॉन्सेप्ट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के नाम से पहचाना जाता है अगर हम लोग वो फ्लोटिंग रेट की बात करते हैं। अगर मैं रियल रेट की बात करता हूं और नॉमिनल रेट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है नॉमिनल रेट सेम है फिर भी रियल रेट डिफरेंट हो गए? कब हो सकता है? जब दोनों देश के इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऑल्दो दे आर हैविंग सेम नॉमिनल रेट्स बट देयर रियल रेट्स कैन बी डिफरेंट, आप सभी जानते हैं। और किसका फॉर्मूला क्या है? रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक का इंडेक्स अपॉन फॉरेन का। वापस से बोलना, रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल को मल्टीप्लाई करो, ऊपर किससे आएगा? नीचे क्या आएगा? आगे बढ़ेंगे। और आप सभी जानते हो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस, तो आप सभी जानते हो ये इंपैक्ट होता है। क्लियर है? आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर कंप्लीटली। आप जरूर इन 2 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें, इकोनॉमिक्स को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग जो आपको पढ़ा रहे लाइव भी होंगे, कुछ रिकॉर्डेड भी होंगे। कल हम लोग मिलेंगे दोस्तों वापस एसएम के साथ में, शाम को 7:45 से 8 के बीच में लेक्चर स्टार्ट होगा। रोज हम लोग 45 मिनट्स के आसपास पढ़ेंगे, 1 घंटा भी कभी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है वो चैप्टर को कितना समय लगता है। कभी 1 यूनिट खत्म होंगे तो कभी 2 यूनिट खत्म होंगे, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। राइट गाइस? अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो जरूर उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जनहित में जारी है लेक्चर सारे। ओके दोस्तों, आपसे आपके लिए इतना ही होमवर्क है, जो मैंने पढ़ाया है आप ये बुक से जरूर इज्जत से अच्छे से उसको पढ़ लें और इसके आईसीआई के क्वेश्चन पेपर्स भी आप सॉल्व कर लें। आई होप आपको सभी को समझा होगा। हम लोग जब एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की बात करते हैं, हम अपने होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बोलते हैं। हमारी बुक कहां से ऑर्डर कर सकते हैं? swapnilpatni.com से कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स का फायदा उठाना है तो कल सवेरे टैक्स का आप क्लास दे सकते हो, ठीक सवेरे 11:15 बजे। लॉ के लेक्चर्स चालू होंगे 10 बजे, वो भी 21 तारीख से। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कम समय में हम लोग ज्यादा आउटपुट निकालेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू so much, take care, bye bye, see you later.